Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in the लक्ष्य बैच for GATE 2022 Power Electronics. और बेटा आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 2 ट्रांजिस्टर मॉडल एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में SCR के अंदर पूरी तरीके से समझाया कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और एक चीज मैंने आपको और सिखाया कि कभी भी ट्रांजिस्टर को ये ना माने कि ट्रांजिस्टर इज 3 डायोड्स. इट इज बेटर देन टू कंसीडर इट एज 2 ट्रांजिस्टर्स. तो आज उसी थ्योरी को समझने वाले हैं. आज आप लोग ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन को और बेहतरीन तरीके से जानोगे, बहुत ही मजेदार तरीके से जानोगे ट्रांजिस्टर ऑन कैसे होता है. तो अगर लास्ट लेक्चर में गेट करंट से कैसे इंपैक्ट आता है नहीं समझ आया, तो आज उसी को देखने का एक और नजरिया देखेंगे, जिसके बाद आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ट्रांजिस्टर काम करता है, थायरिस्टर काम करता है. चलिए तो शुरू करते हैं आज की जर्नी. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सारी चीजें मेरे बारे में बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम और हमारी टीम डे एंड नाइट टायरलेसली राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी हो जाए आसान. You guys should be able to crack the exams. You guys should be able to top the exams and keep moving forward. आगे ही आगे बढ़ते जाना है बच्चों, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते चले जाना है. अब इसके लिए हमारे इनिशिएटिव YouTube के साथ साथ बेटा अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं. तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके हमारे इनिशिएटिव्स को अनलॉक कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अदर देन दिस बच्चों, मेरी तो सभी स्पेशल क्लास एक जगह मिल जाती हैं, bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर मेरे बच्चों जाओगे तो अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में वो क्लासेस पाओगे जो आगे आने वाली हैं. और इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं, अभी मैं एनालॉग के PYQ करा रहा हूं और कल से ओपैम्प के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं. और आप चाहो तो बेटा आ सकते हो प्लस पे. यहां तो आ जाएगा मजा, क्योंकि यहां मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स जो देंगे कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स रिवीजन तक कराएंगे. आपको बेटा यहां मिलता है डेली होमवर्क, जिससे कि आपकी तैयारी एक फ्लो में बनी रहती है. हर संडे लिया जाता है टेस्ट, जिससे आप लोग भले ही टेस्ट के डर से लेकिन टॉपिक तैयार करते हो. और आपको एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड किया जाता है. एक सब्सक्रिप्शन में गेट हो, ESE हो, PSU हो, स्टेट AE हो, हर तरह की तैयारी कराते हैं. बट जो बच्चे कहते हैं नहीं सर और चलेगा, अभी तो और चलेगा, दे गो विद आइकॉनिक. वहां ये सब के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है पूरा स्टडी प्लानर. टीचर्स कंडक्ट करते हैं बेटा स्टडी बूस्टर सेशन, मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और मिलती है एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट आंसर करती है. यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट, और बेटा मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी का एक मौका, जिसमें आपको मैं रेगुलरली गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा. मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे और इस कोड से जुड़े बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे. और ये लेटेस्ट बैच है बेटा जिसके अंदर हमने डिजिटल से स्टार्ट किया. और मैं आपको बता दूं प्लस पे मैं 14 जुलाई से लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. और सोचो जब मशीन में होगा डेली असाइनमेंट तो मजा ही आ जाने वाला है, आग लग जाने वाली है बच्चों. तो मशीन्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आने वाला है प्लस पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बेटा इस साल मैं यूट्यूब पे मशीन्स और पावर सिस्टम इसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं लूंगा. दिस इज द ओनली कोर सब्जेक्ट दैट आई विल बी टेकिंग, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना. क्योंकि मशीन और पावर सिस्टम के लेक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं यूट्यूब पे, तो दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं. लेकिन प्लस पे हम पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट लाइव, इसीलिए अगर आपको करना है मशीन और पावर सिस्टम मेरे साथ कवर तो आ जाओ बेटा प्लस पे. और 20 तारीख को होगा कॉम्बैट इज अ घमासान फॉर गेट. तो आप गेट के लिए यहां पे युद्ध करेंगे, जीतेंगे. जीतने वालों को मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से 100% तक का स्कॉलरशिप.
तो इसमें एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आप इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकें। और बेटा जैसा मैंने बताया, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में जुड़ने वाले हैं डिजिटल नोट्स। ये हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, पूरी किताबें हैं जिसको लेक्चर के बाद आप रेफर कर सकते हो। और बेहतरीन लिखा बेटा, क्या कंटेंट लिखा है, मैंने खुद रीड किया, मजा आ गया। लेकिन साथ ही साथ प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो भैया डबल ट्रबल है। अभी मिल रहा है डिजिटल नोट्स भी और प्राइस भी बढ़ने वाला है। इससे पहले प्राइस बढ़े, जल्दी से आ जाओ भैया, वरना उसी सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा फीस पे करनी पड़ जाएगी। और देखो अभी अगर जुड़ते हो तो अंकित ESE के साथ 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600, आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 इयर्स 66,600। कोड लगाना ना भूलें अंकित ESE, और 2 साल के लिए ज्वाइन करें ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे, और आप चाहें तो इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, या अनअकैडमी से ले सकते हैं एजुकेशन लोन की फैसिलिटी। चलिए तो आ जाते हैं बच्चों हम आज के टॉपिक पे, दैट इज 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। तो यार 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में कुछ ऐसा कनेक्शन दिखता है, यहां तक हम पहुंचे कैसे ये मैं आपको समझाऊंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। आई विल टेल यू कि ये मॉडल बनाया कैसे गया। अब देखो यार, ट्रांजिस्टर आपका थायरिस्टर या SCR ऐसा होता है PNPN, ये होता है एनोड, ये होता है ड्रिफ्ट, ये होता है गेट, ये होता है कैथोड, ये होता है कैथोड। और कोई क्वेश्चन PDF हो तो सर सेंड करो। बेटा एक चीज बताओ, इतना तो प्लस वाले बच्चों का डिमांड नहीं होता जितना यूट्यूब वाले बच्चों का डिमांड होता है कि सर PDF सेंड कर दो क्वेश्चंस की। अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सोर्सेज बता दिए, कनोडिया है, गेट प्रीवियस ईयर, ESE प्रीवियस ईयर, PS भीमरा, ये सारी किताबें लगा लो। इसका PDF मिलता है, PDF लेके लगा लो, या फिर सेकंड हैंड बुक खरीद सकते हो, बुक खरीद के लगा लो। लेकिन बेटा अब कुछ चीजें तो खुद भी करोगे, सारी चीजें थाली में परोस के नहीं ना मिल सकती हैं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने ये N और P रीजन्स को आधा इधर ले लिया, देखो आधा तो बेटा मैंने इधर ले लिया N और P रीजन्स को, और आधा ले लिया राइट हैंड साइड पे, समझ रहे हो, देखो जरा, है ना, आधा इधर आधा इधर, ऐसे ऐसे बांट दिया। अब ये बन गया मेरे बच्चे एक PNP ट्रांजिस्टर, ये बन गया NPN। ये इसका एमीटर हुआ, मैंने बताया था ना हाईली डोप्ड रीजन को एमीटर लेना है, हाईली डोप्ड रीजन बना इसका एमीटर, बीच में आया बेस, नीचे आ गया कलेक्टर, इधर इसका कलेक्टर बेस, और फिर ये हाईली डोप्ड वाला एमीटर। यानी पहले ट्रांजिस्टर का PNP का कलेक्टर दूसरे के बेस से जुड़ा है, PNP का बेस NPN के कलेक्टर से जुड़ा है। तो देखो बेटा PNP का बेस NPN के कलेक्टर से जुड़ा है, समझ रहे हो, ये जुड़ गया। देखो PNP का बेस NPN के कलेक्टर से जुड़ गया, NPN का बेस PNP के कलेक्टर से जुड़ गया, ये लो भाई, ये जुड़ गया, इस तरह से जुड़ गए। ऊपर आ गया एनोड, नीचे आ गया कैथोड, और ये बन गया गेट। बेटा वीडियो बुक में प्लस वालों को दे के क्या करूंगा, वो यूट्यूब के लेक्चर हैं, उनकी बुक बना के अगर मैं प्लस वालों को दे भी दूंगा, उनको क्या फायदा, वो तुम ही लोगों के लिए है, तुम्हें बहुत जल्द एक्सेस मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर वेल अरेंज फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर करना है तो वहां पे लिंक होंगे, इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं दे विल ऑल बी वेल अरेंज्ड इन दैट बुक, तो आप वहां से देख सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट्स आपको बेटा टेलीग्राम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स आज की डेट में 5000 6000 वीडियोस के अरेंज कर पाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, वहां आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों देखो, फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन इज गुड, फ्री में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों साथ में क्या करना है कि आप लोगों का एफर्ट भी लगेगा। अब आप लोग ये चीज सोचो कि सर आप सब चीजें करके दे दो, सर आप लेक्चर भी अरेंज करके दे दो, सर आप वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ भी बढ़िया तरीके से अरेंज करके दे दो, सर आप क्वेश्चन की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, सर आप फ्री में टेस्ट सीरीज भी लिखवा दो हमको। तो बेटा इतना नहीं हो सकता, देखो कुछ लिमिटेशंस हैं। हम ये चाहते हैं जिन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उन तक मदद पहुंचे, ठीक है।
लेकिन अगर इसी तरीके से डिमांड आती रही तो कुछ समय बाद ये डिमांड आएगी कि सर एग्जाम भी आप ही लिख दो, हम क्या करेंगे, नौकरी हम कर लेंगे पक्का, बस एक बार आप एग्जाम दे आओ। बट ये चीजें अच्छी नहीं है ना, ये चीजें अच्छी नहीं है। आप लोग भी अपने एंड से एफर्ट डालो यार। तो थोड़ा एफर्ट आप डालो, थोड़ा एफर्ट हम डालेंगे। खैर हम तो बहुत डाल रहे हैं, थोड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा एफर्ट आप भी डालोगे तो साथ में बहुत बढ़िया रैंक ले आओगे। लेकिन आपका एफर्ट जरूरी है यार, स्पून फीडिंग नहीं। आप लोग को चाहिए कि सब कुछ थाली में परोस के मस्त तरीके से मिल जाए, आपको कुछ ना करना पड़े। बट बेटा ऐसे लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल होती। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपने लिए मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब बेटा यहां पे क्या होगा, देखो यार, अब आ जाओ बच्चों। यहां पे ये करंट होगा एनोड करंट, ये करंट होगा गेट करंट, और ये करंट होगा कैथोड करंट। देखो पहले ना मैं आपको कंसेप्चुअली समझाता हूं कि प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, कंसेप्चुअली मैं आपको समझाता हूं कि प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, रेडी? अब देखो ध्यान से सुनते चलना। आप बेटा गेट करंट लगाते हो, ध्यान से सुनो। आपने गेट करंट लगाया तो क्या होगा, इसके बेस में करंट जाने लगा। आपने जैसे ही गेट करंट लगाया तो एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर यानी T2 के अंदर जाने लग गया क्या, बेस करंट। अब इसमें जब बेस करंट पहुंचा तो क्या बनेगा, कलेक्टर करंट, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। अब तो बीजेटी में पढ़ा चुका हूं। तो बेस करंट गया तो यहां पैदा हो गया कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट बना। बेटा इसका जो कलेक्टर करंट है मेरे बच्चे, इसका जो कलेक्टर करंट है वो दूजे के लिए तो बेस करंट है। फिर से समझना, आपने जैसे ही इसे बेस करंट IB1 सप्लाई किया, सॉरी IB2 सप्लाई किया बेटा, वैसे ही इसका कलेक्टर करंट बन गया IC2। क्या बन गया, IC2। ये IC2 दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए बन गया IB1, ये दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए बन गया IB1। अब जैसे इसका बेस करंट बना तो इसका एमीटर करंट भी बन गया, एमीटर करंट भी बन गया, और इसका कलेक्टर करंट भी बन गया। अब इसके कलेक्टर करंट ने वापस से इसके बेस करंट को बढ़ाया, जिससे कलेक्टर बढ़ा, जिससे इसका बेस बढ़ा। इसका कलेक्टर बढ़ा, इसका बेस बढ़ा, इसका कलेक्टर बढ़ा, इसका बेस बढ़ा, इसका कलेक्टर, इसका बेस, कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, एक साइकिल बन गई, एक साइकिल बन गई। इसका कलेक्टर करंट दूसरे के लिए बेस, उसका कलेक्टर करंट इसके लिए बेस। तो इस तरह से ये लगातार करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन। तो पहले ये प्रोसेस लिख लेते हैं यार। सबसे पहले मैंने क्या बोला, when we apply gate current, when we apply gate current, it increases IB2, by which IC2 automatically increases, IC2 automatically increases। ठीक है, यहां से IC2 बढ़ जाएगा। अब बेटा हम कहते हैं कि IB1, समझ में आया ना सब लोगों को, IB1 is equal to IC2, therefore IB1 also increases। एक बार मेरे बच्चे IB1 अगर बढ़ गया तो IC1 is बीटा IB1, तो IC1 also increases। अब मेरे भाई IB2 is IC1 plus IG, therefore IB2 also increases।
तो एक साइकिल सेटअप हो गई। तो यहां पे हुआ क्या, देखो IB2, पहले आया गेट करंट, उसने बढ़ाया IB2 को, जिससे बढ़ा IC2, उससे बढ़ा IB1, उससे बढ़ा IC1, उससे बढ़ा IB2। ये तब तक बढ़ते रहेंगे करंट, ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि ट्रांजिस्टर्स सैचुरेट ना हो जाए। ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक ट्रांजिस्टर सैचुरेट ना हो जाए। तो एक तरह से इसको ऑसिलेटर की तरह से सोचो। ऑसिलेटर में क्या होता है, एक बार हम इनिशियल एनर्जी सप्लाई कर देते हैं तो वो ऑसिलेट करता रहता है, वो लगातार चलता चला जाता है, वो साथ ही चला चल। तो आपने एक बार गेट करंट दिया ना, फिर ये साइकिल सेटअप हो जाएगी, और जब ये साइकिल एक हद तक पहुंच जाएगी, एक लिमिट तक पहुंच जाएगी, तब आप गेट करंट हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या कहते हैं, when anode current reaches above a certain value, लैचिंग करंट बोलते हैं, उसके बारे में आज बात करूंगा, reaches above a certain value, we can remove gate current and this positive feedback cycle will continue. Feedback cycle will continue. ठीक है, समझ गए? चलो, ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। रुको जरा मैं इस ब्लॉक कर दूं, जस्ट अ मिनट बेटा। चलो, डोंट वरी, हमारी लर्निंग के बीच में कोई आएगा, दिस वी वोंट टॉलरेट। आ जाओ भाई। अब बेटा यहां पे क्या होता है, अब यहां पे आगे क्या होगा, आगे समझते हैं। अब ना मैं आपको डेरिवेशन कराता हूं। अब डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, आप लिख सकते हो एनोड करंट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। 41, देखना मेरे भाई जरा, एनोड करंट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो बेस करंट है 1 का, दैट इज गोइंग टू बी द कलेक्टर करंट ऑफ सेकेंड, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टर करंट ऑफ सेकेंड, IC1 प्लस IC2, ये हो गया। अब बेटा IC2, यहां पे मैं क्या कहता हूं, एक चीज समझना, IC is actually alpha IE plus ICBO। सर इसका मतलब समझा दो। देखो ये समझना, अल्फा IE is component of collector current, due to charges coming from base। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ कलेक्टर करंट ड्यू टू चार्जेस कमिंग फ्रॉम बेस, सॉरी कमिंग फ्रॉम एमीटर, है ना। मैंने आपको बताया था ना, एमीटर से चार्जेस चलते हैं, बेस में रिकम्बाइन होते हैं, बचे कुचे कुछ चार्जेस कलेक्टर तक पहुंचते हैं। वाई पॉजिटिव फीडबैक, कोरियन बेटा, क्योंकि जब सब लोग एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब देखो, जैसे हमारी क्लास में कोई स्पैमर घुसा है, तो वो आपकी रैंक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, आपकी नॉलेज को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक।
और जब कोई आपको प्रोत्साहित करे, आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, वहां से आप ग्रो करते हो। अब देखो भाई, ये तो करंट हुआ अल्फा आई ई। अल्फा कहलाता है कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। क्यों सर जी? क्योंकि बेटा एमीटर के सारे चार्ज कलेक्टर तक नहीं पहुंचते, सिर्फ कुछ चार्जेस पहुंचते हैं, बाकी बेस में धर लिए जाते हैं। अब ICBO क्या है? ICBO है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। भाई कलेक्टर बेस का जंक्शन रिवर्स बायस है तो उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICBO। भाई ये भी तो लोगे, सारे चार्जेस एमीटर से आ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे रिवर्स बायसिंग में भी तो एक लीकेज करंट है, रिवर्स बायसिंग में भी एक लीकेज करंट है, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ICBO, तो दैट इज ICBO। चमका यहां तक? अब मेरे बच्चों हमें यहां पे ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि IA is IC1 plus IC2, करेक्ट? IC1 plus IC2। अब ये मिलने के बाद IC1 को मैं लिखता हूं अल्फा 1 IE1 प्लस ICBO1, फिर इधर लिखो अल्फा 2 IE2 प्लस ICBO2। देखते चलो बच्चों। अब देखो भाई, पहले ट्रांजिस्टर का एमीटर माने एनोड, दूसरे का एमीटर माने कैथोड। पहले का एमीटर, ये देखो एनोड, दूसरे का एमीटर माने कैथोड। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हो अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2 IK प्लस ICBO1 प्लस ICBO2, ठीक है। अब यहां पे बेटा क्या होगा, बाय KCL, KCL के अनुसार देखो इस पूरे सिस्टम में बेटा, इस पूरे सिस्टम में दो करंट घुस रहे हैं, एनोड और गेट, निकल सिर्फ एक करंट रहा है कैथोड। तो अगर KCL के हिसाब से माने, KCL की मानी जाए तो IA प्लस IG इज इक्वल टू IK। तो IA इज अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2 IA प्लस IG कैथोड की जगह, प्लस ICBO1 प्लस ICBO2, ठीक है। अब यहां पे IA 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो यहां पे IA कितना मिल गया देखो जी, ये समझ आ रहा है? तो देखो गेट करंट की मदद से बच्चों आपने बढ़ा डाला, क्या बढ़ा डाला? आपने बढ़ा डाला एनोड करंट, ठीक है। ये नजर आ गया ना, गेट करंट की मदद से आपने एनोड करंट बढ़ा दिया भाई, विद द हेल्प ऑफ गेट करंट। एनोड करंट इंक्रीजेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गेट करंट एनोड करंट इंक्रीजेस। अब बात यह आती है सर यहां पे टर्निंग ऑन कैसे आएगा, यहां पे कैसे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। देखो हमने ये बोला था कि गेट करंट लगा देने से जितनी वोल्टेज पे
थायरिस्टर ऑन होता है वो ऑन होने वाली वोल्टेज घट जाती है। यही तो हमने बोला था एज Ig increases the voltage at which VAK at which forward breakover happens, reduces। देखो मजा आने वाला है आपको। अब ये कैसे होता है सर, कम वोल्टेज पे ऑन हो जाए, या वोल्टेज का क्या रोल है टर्निंग ऑन में? ठीक है, क्या रोल है टर्निंग ऑन में? बेटा ICBO1 और ICBO2 को इग्नोर इसलिए नहीं किया, इसमें नीचे ये आ गया ना फैक्टर 1 से छोटा, तो ये टर्म एक्चुअली बढ़ गई। अब सुनना बात को, बड़ा मजा आएगा। चलो एक नई चीज सिखाता हूं जो एनालॉग में सिखाता हूं अक्सर, बट वो यहां भी सिखा देते हैं। देखो अर्ली इफेक्ट। अर्ली ना एक साइंटिस्ट थे, ये मत समझना ये जल्दी की बात हो रही है। अर्ली वॉज अ साइंटिस्ट। अब देखो ये एमीटर, ये बेस, और बेटा ये कलेक्टर। अब आप क्या जानते हो मेरे बच्चे, कि आप ये जानते हो बेस और कलेक्टर के बीच में ना एक डिप्लीशन लेयर होता है रिवर्स बाइसिंग के कारण, जानते हो ना? रिवर्स बाइसिंग के कारण एक डिप्लीशन लेयर होता है। यहां पे N P N, P साइड पे नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, और N साइड पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, राइट। अब बेटा देखो क्या होता है, समझना। व्हेन कलेक्टर बेस जंक्शन is reverse biased, depletion layer exists across junction, ठीक है। डिप्लीशन लेयर आएगी भाई इसके अक्रॉस, ये बात तो समझ ही रहे होगे। अब बेटा यहां पे जो डिप्लीशन लेयर आ रही है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही होगी ना, प्लस से माइनस। यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रही थी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कर रही थी ना कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहे थे डिफ्यूजन से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कलेक्टर में ले जा रही थी। यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि बेटा यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन N से Pi डिफ्यूजन से उन पे फोर्स लगा के उन्हें ले जाती थी। अब अर्ली इफेक्ट क्या कहता है, अर्ली इफेक्ट ये कहता है बेटा जब कलेक्टर बेस की रिवर्स बाइसिंग बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कह दूंगा तो मेरा नाम भी छपवा दो किताब में यार। नहीं बेटा बड़ी बात है, यहां बड़ी बात क्या है अभी समझते हैं, पहले ये पॉइंट लिख लें। as reverse bias across CB junction increases, depletion layer grows। बेटा जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, समझना बात को, जैसे जैसे आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी इफेक्टिव बेस विड्थ रिड्यूसेस, इफेक्टिव बेस विड्थ का मतलब यह है बेटा
डब्ल्यू बी डैश, है ना। मान गए इतनी बात तो मेरी, इतनी बात मान गए, डब्ल्यू बी डैश कम होगा। अब बेटा इससे दो चीजें होंगी, बट आपको मैं चलो बेसिक समझाता हूं, पूरा अर्ली इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, वो सब एनालॉग के अंदर है। इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, बेस जितना छोटा होता जाएगा, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, बेस जितना छोटा होता जाएगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होता जाएगा। एमीटर से आने वाले चार्जेस का रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा। तो ज्यादातर चार्जेस कहां पहुंचेंगे, ज्यादातर चार्जेस पहुंचेंगे कलेक्टर पे, है ना। तो मैं क्या कहता हूं, एज बेस विड्थ रिड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर चार्जेस इन बेस, एमीटर से आने वाले चार्जेस बेस में उनका रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज करेगा। सो मोर चार्जेस रीच कलेक्टर, मोर चार्जेस रीच कलेक्टर, और इस लॉजिक से IC बाय IE अल्फा बढ़ेगा, ठीक है, अल्फा बढ़ेगा। तो बेटा जब ज्यादातर चार्जेस पहुंच जाते हैं तो अल्फा क्या बताता है, अल्फा ये बताता है एमीटर के कितने चार्जेस कलेक्टर तक पहुंचने में सफल हुए, वो है अल्फा। तो अल्फा बढ़ने लगेगा। अल्फा अगर मेरे भाई बढ़ने लगा, अल्फा अगर बढ़ने लगा तो समझना, अभी मैंने ना आपको एक ग्राफ दिखाया था, फिर मैं बना देता हूं क्या होता है। अब मैं इसको ना थायरिस्टर से रिलेट करता हूं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, कि ये थायरिस्टर से कैसे रिलेटेड है। ये बनाया था मैंने, अल्फा वर्सेस VAK, कैसे, देखो थायरिस्टर से कैसे रिलेटेड है। इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, J2 इज रिवर्स बायस। J2 कौन सा जंक्शन था यार, याद करो, J2 इज जंक्शन बिटवीन ड्रिफ्ट एंड गेट, ड्रिफ्ट लेयर एंड गेट लेयर। अब बेटा पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आपको एक चीज बहुत अच्छी यहां पे रियलाइज होगी, आपको बहुत अच्छी चीज रियलाइज होगी यहां। ये जो J2 रीजन है, देखो ये है ना J2, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, देखो ये है J2, मजा आएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये है J2, तो आप ये बोल सकते हो बेटा, ये बोल सकते हो कि J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, माने दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। बताओ, ये बोल सकते हो दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कम ऑन बेटा। वो अल्फा अलग है अभिषेक, वो फायरिंग एंगल अल्फा अलग है, ये अल्फा करंट गेन है, अभी उस पर रुक जाओ। तो मुझे बताओ, ये J2 जो है दैट इज द कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर कलेक्टर बेस दोनों का रिवर्स बायस है तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर किस में है, एक्टिव रीजन में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ना ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता है, किस में होता है, एक्टिव रीजन में, बट हमें लाना होता है सैचुरेशन में, ठीक है। तो यहां से हमने बोला कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर इज रिवर्स बायस, क्योंकि दोनों के लिए कलेक्टर बेस ही है ना। सो बोथ ट्रांजिस्टर आर इन एक्टिव रीजन, आर इन एक्टिव रीजन, ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा,
अब यही वाली सिचुएशन तो आ गई बेटा जो अभी पढ़ के आए हो, यहां भी तो कलेक्टर बेस रिवर्स बायस था, सेम यही सिचुएशन है। अब मैं बोलता हूं, सुनना, एज VAK इंक्रीजेस एनोड कैथोड वोल्टेज रिवर्स बायस across J2 increases. So depletion layer grows, base width of both transistor reduces, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इंक्रीज। अब समझ आया अल्फा VA के साथ कैसे बढ़ रहा है, अल्फा एनोड कैथोड वोल्टेज के साथ कैसे बढ़ रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी से बोलो। एनोड कैथोड वोल्टेज के साथ अल्फा कैसे ग्रो कर रहा है, ये बात क्लियर हुई भाई, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को बढ़िया से। कम ऑन एवरीबॉडी, इतना डिटेल में बेटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं कोई भी चीज अनसॉल्व नहीं छोड़ूंगा, आपको हर चीज का रीजन विद डेरिवेशन हर चीज मिलेगी, और बहुत तगड़े विजुअलाइजेशन के साथ। आप बार बार आप ये देखो, आप डिवाइस के अंदर उतर जाते हो, आप मॉनिटर करते हो कैसा डिप्लीशन लेयर है, कैसे चार्जेस हैं, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। अब फाइनल नेल इन द कॉफिन, फाइनल कील ठोक देते हैं भाई। अब मैं क्या बोलता हूं, when base region gets completely depleted, यानी डिप्लीशन लेयर पूरा खा जाए बेस, then forward breakover happens, और इसको पता है डिवाइसेस में एक और नाम से जानते हैं, पंच थ्रू। इसको किस नाम से जानते हैं, पंच थ्रू। यानी डिप्लीशन लेयर बेस को फाड़ के निकल गई, पंच करके निकल गई। समझ गए, समझ में आया भाई। अगर ये डिप्लीशन लेयर पूरा ग्रो कर गई तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अल्फा विल बी नियरली 1, अल्फा विल बी नियरली 1। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का या थायरिस्टर का टर्न ऑन होता है। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल रख लो यार, क्या ही होगा, दोनों एडिशन में ही तो हैं एक तरह से। आप ये कर लो ना भाई गेमर जी, ये कर लो, क्या होगा इक्वल रखने से। समझ गए कैसे ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होता है, कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली हर तरह से समझा दिया। SCR का टर्न ऑन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो आज, क्लियर है ना। तो ये टर्निंग ऑन का प्रोसेस होता है, पूरा मैंने अर्ली इफेक्ट तक खोल के समझा दिया कि किस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवर्सल होता है। मोर कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन तो नहीं बेटा, आप ये कह सकते हो। तो यहां से हम लोग क्या है ना, यहां से हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में घुस जाते हैं, ये बात एकदम सही है। तो आपकी स्टेटमेंट आधी सही है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बिगिंस, और डिवाइस चली जाती है फिर आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन मैंने बताया था ना, जहां से कैरेक्टरिस्टिक मुड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। भले ही डिवाइस वहां कभी रुके ना, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन के बीच नेगेटिव रेजिस्टेंस का एक रीजन आता है। चलो, यू आर वेलकम बेटा, यू आर वेलकम गमक। तो इंक्रीजिंग ऑफ अल्फा हमने यहां पे क्या बता दिया कि एज रिवर्स बायस इंक्रीजेस WB डैश डिक्रीजेस, recombination reduces, and alpha which is IC by IE increases। समझ गए। चलो
अब आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज पे, लैचिंग एंड होल्डिंग करंट। सतपाल देखो, डिवाइस सब तक डिवाइस तब तक डैमेज नहीं होगी जब तक उसका करंट उसकी थर्मल लिमिट को ना एक्सीड कर जाए। और मैंने बताया था बेटा, करंट कितना फ्लो करेगा ये बात इस पे डिपेंडेंट होती है कि एक्सटर्नल सर्किट कितना करंट फ्लो करवा रहा है। समझ रहे हो, एक्सटर्नल सर्किट कितना करंट अलाउ करेगा, बस उस बात पे ये चीज डिपेंड करती है। तो जब तक एक्सटर्नल सर्किट से आने वाला करंट डिवाइस की लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, डिवाइस जलेगी नहीं। ठीक है, चल अब आ जाओ लैचिंग एंड होल्डिंग करंट पे। देखो, लैचिंग करंट की पहले बात करते हैं बेटा। लैचिंग करंट क्या होता है? मिनिमम एनोड करंट above which anode current of a device must increase to turn it on। मतलब देखो क्या होता है यार, लैच का मतलब क्या होता है समझना। लैच को अंग्रेजी भाषा में बोलें तो दरवाजे की कुंडी को भी लैच बोला जाता है। लैच आप डिजिटल के अंदर भी पढ़ते हो कि लैचेस वैल्यू स्टोर करने के काम में आते हैं, 1 या 0। तो किसी डिवाइस का लैच होना, इसका मतलब होता है किसी स्टेट के अंदर फंस जाना, उसे कहते हैं लैच होना। तो जब हमारा SCR कंडक्शन स्टेट के अंदर फंस जाए, ट्रैप हो जाए, देन इट इज सेड टू बी लैच्ड इनटू द कंडक्शन स्टेट। इसको डिजिटल से कंपेयर करो, लैचेस का क्या काम होता है? वैल्यू को स्टोर करना, 0 या 1 को स्टोर करना। तो लैच हो जाती है वैल्यू, माने उसके अंदर ट्रैप हो जाता है 0 या 1। सेम वे में यहां पे SCR ट्रैप हो जाता है इन द कंडक्शन स्टेट। तो मैं लिख भी देता हूं, SCR getting latched implies that SCR gets trapped into कंडक्शन स्टेट, SCR लैच हो जाता है बेटा कंडक्शन स्टेट के अंदर, या ट्रैप हो जाता है कंडक्शन स्टेट के अंदर। तो यहां पे इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मेरे बच्चों? बात यह आती है कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, वंस एनोड करंट becomes greater than latching current we can remove गेट पल्स। ठीक है, उसके बाद वो ट्रैप हो चुका है। मतलब ऐसा समझो, जो लैचेस भी आप डिजिटल में पढ़ते हो, एक बार आप इनपुट देके उसमें वैल्यू स्टोर कराते हो। अब वैल्यू जब स्टोर हो गई तो आप उसका इनपुट हटा भी दोगे तो वैल्यू वहीं पे स्टोर्ड रहने वाली है। जैसे आपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में एक फाइल स्टोर कर दी, अब कंप्यूटर अगर आप शट डाउन करोगे तो क्या वो फाइल हार्ड डिस्क से चली जाएगी? नहीं जाएगी, वो फाइल हार्ड डिस्क में वहीं पे रहने वाली है। सेम वे में जब आपने SCR को एक बार लैच करा दिया ऑन स्टेट में, आप गेट करंट हटा भी दो तब भी वो ऑन ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां से हमें यह मालूम चलता है, वी
मिनिमम विड्थ ऑफ गेट पल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें यह पता चलता है कि कितनी देर तक गेट की पल्स लगानी पड़ेगी तब जाके थायरिस्टर ऑन होगा, तब जाके एससीआर ऑन होगा। कितनी पल्स कितनी देर तक लगानी पड़ेगी। लैचिंग करंट कितना होता है सर? बेटा ये 200 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर इतना होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, एक सर्किट का एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। मान लो इसका लैचिंग करंट मैंने दिया 200 मिली एम्पियर, सपोज ये मैंने दिया। ठीक है, इस सर्किट के अंदर मैं लैचिंग करंट दे रहा हूं आप लोगों को 200 मिली एम्पियर। ठीक है, 200 मिली एम्पियर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज मिनिमम विड्थ, what is minimum width of gate pulse required, कि भैया एससीआर को ऑन करने के लिए कितनी देर तक पल्स देनी पड़ेगी। मिनिमम विड्थ ऑफ गेट पल्स रिक्वायर्ड। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर गेट के अंदर देखे जा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, ये न्यूमेरिकल गेट और अदर एग्जाम्स के अंदर अक्सर देखा जाता है। अब बात ये है कि सर ये निकालेंगे कैसे। अब समझो, सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट सर्किट एससीआर एंड डिटरमाइन करंट थ्रू एससीआर। डिटरमाइन मतलब एससीआर को आप ऑन कर दिए हो और ये पता लगा रहे हो कि एससीआर से कितना करंट जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एससीआर को शॉर्ट कर दिए मेरे बच्चों, तो ये तो एक आरएल सर्किट बन गया। ये एक आरएल सर्किट बन गया भाई। उसके लिए आपको ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ट्रांजिएंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो I इंफिनिटी कितना होगा बेटा? 10/10 प्लस I0, इनिशियल करंट 0 मान लो, इंफिनिटी 10/10। सर इंफिनिटी वाला करंट कैसे लिख रहे हो, एक बार ये भी बता दो। बेटा इंफिनिटी पे इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो करंट होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस V/R। V/R से हो जाएगा 10/10। अब भाई यहां पे हो गया 1 माइनस e टू द पावर t/1 मिली सेकेंड। ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों? अगला स्टेप ये होता है इक्वेट IT टू लैचिंग करंट एंड डिटरमाइन टाइम। तो बेसिकली ये पता लगा रहे हैं कि करंट कितने समय पे लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा। करंट कितने समय पे लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए 200 मिली एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर। तो ये हुआ। तो t इज 1 मिली सेकेंड माइनस 1 मिली सेकेंड ln 0.8। बताना जरा कितना आ रहा है लॉग ऑफ 0.8? 0.223। तो बेसिकली इतनी देर तक आपको गेट करंट लगाना पड़ेगा, तब जाके करंट लैचिंग करंट के बराबर पहुंचेगा। ठीक है, तब जाके करंट लैचिंग करंट के बराबर पहुंचेगा और फिर आपका थायरिस्टर हो जाएगा ऑन। चमक गया भाई।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है गेट के अंदर, अदर एग्जाम्स के अंदर भी। और सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो सकता है एक आधा रेजिस्टेंस फालतू लगा दे, है ना, हो सकता है एक और आरएल सर्किट दे दे, कुछ भी दे सकता है। आपको बस ये पता लगाना है कितने समय पे करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिनिमम विड्थ है, यानी इससे ज्यादा विड्थ का आप गेट करंट लगा सकते हो, लेकिन इससे कम पे अगर हटा दिया तो करंट तो लैचिंग पहुंचा नहीं होगा, तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा लैचिंग वाली कंडीशन से। देखो एक क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं यहां पे मस्त तरीके से। क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, व्हाट हैपेंस इफ गेट पल्स इज रिमूव्ड, गेट पल्स is removed before anode current reaches latching current। ठीक है, क्या होगा भाई, गेट पल्स अगर आपने हटा दी तो बेटा इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, SCR फेल्स टू टर्न ऑन। SCR ऑन ही नहीं हो पाएगा, वापस से ऑफ हो जाएगा। SCR फेल्स टू टर्न ऑन, ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। गेट पल्स वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए सर। बेटा इसमें लॉन्ग ट्रिक कहां थी, एक करंट की इक्वेशन लिख के करंट के बराबर करके टी निकालना था। अब वो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए इतना लंबा लिखा हूं, वरना इक्वेशन लिखना तो इजी था यहां पे मेरे बच्चे। इससे भी शॉर्ट क्या करोगे बताओ, है ना। चलो यहां तक हमें समझ आ गया। बेटा एपेक्सा अगर आईटी का इक्वेशन लिखना सीखना है तो नेटवर्क देखो बेटा ट्रांजिएंट, ठीक है। चलो अब इसके बाद मेरे बच्चों अगली क्वांटिटी जो थी आपकी दैट वाज होल्डिंग करंट। तो देखो जैसे लैचिंग करंट का रिलेशन होता है थायरिस्टर के टर्न ऑन से, ऐसे ही होल्डिंग करंट का रिलेशन होता है एससीआर के टर्न ऑफ से। तो हम यहां पे क्या कहते हैं, द करंट below which anode current must be reduced to turn off SCR। मतलब एनोड करंट को कितना छोटा करना पड़ेगा SCR को बंद करने के लिए, दैट इज होल्डिंग करंट। देखो कितने करंट तक लेके जाना है ऑन करने के लिए, लैचिंग करंट, कितने करंट से नीचे लाना है ऑफ करने के लिए, दैट इज होल्डिंग करंट। तो जितने करंट के ऊपर जाना है ऑन के टाइम पे लैचिंग करंट, जितने करंट के नीचे आना है ऑफ के टाइम पे दैट इज होल्डिंग करंट। तो बेटा यहां पे क्या होगा, संजय बेटा ये शॉर्टकट मत लगाना, IL/VS ये प्योरली इंडक्टिव केस में लगता है, ये RL के केस में नहीं लगेगा, समझ लो बात को। लैचिंग करंट बेटा होता है 4 to 5 टाइम्स, यही दिक्कत होती है रटने से। आप लोग रट तो लेते हो लेकिन ना ये देखते फॉर्मूले के साथ कि ये कहां लगता है, कब लगता है और कब नहीं लगता है। इसीलिए कहता हूं जब शॉर्टकट बनाओ या शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले के साथ ये भी बताओ ये कहां तक चलेगा, क्या उसकी लिमिटेशन है, कब उसे यूज करना है, ठीक है। ये चीजें पता करनी बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली फॉर्मूला रट लेने से क्या होता है कि एग्जाम में जहां एप्लीकेबल नहीं भी होगा वहां आप अप्लाई कर दोगे और फिर फंस जाओगे, ठीक है। चिन्ह बेटा इग्नोर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर पढ़ो जो कमेंट लिखे गए हैं। 5 लेक्चर हैं आपके मटेरियल्स के, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट और इसके अलावा कंडक्टर, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स होते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम कहोगे नहीं सर नैनो मटेरियल भी पढ़ाओ या सिरेमिक्स भी पढ़ाओ, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जो 5 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पांचों कंप्लीटेड है, ठीक है। 5 मैराथन सेशन हुए हैं इस चैनल पे। अब ये चीज क्लियर है,
ये चीज क्लियर हो गई भाई, लैचिंग और होल्डिंग करंट का सिग्निफिकेंस क्लियर है। अब लेकिन देखो एससीआर में होल्डिंग करंट का सिग्निफिकेंस क्या आता है, एससीआर कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ, एससीआर कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ थ्रू गेट टर्मिनल। एससीआर को ना गेट की मदद से ऑफ नहीं कर सकते, थ्रू गेट टर्मिनल, सो we use an external commutation circuit, एक ऐसा सर्किट जो एससीआर को ऑफ करने के लिए ही बनाया गया है, उसे कहते हैं कम्यूटेशन सर्किट, एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट that can reduce anode current below holding current, anode current बिलो होल्डिंग करंट। ठीक है, सही है ना, सही है भाई, ये बात क्लियर हो गई। चल अब आते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, स्विचिंग का मतलब जब एससीआर ऑन होगा या ऑफ होगा तो हाउ विल द करंट एंड वोल्टेज वेरी विद टाइम। ठीक है, तो लैचिंग और होल्डिंग के बीच होगा अभिषेक, ये अलग अलग टाइम पे है करंट, ऑन होते समय लैचिंग देखना है और बंद करते समय होल्डिंग देखना है। अगर ऑन हो चुका है और आप बंद करना चाह रहे हो तो लैचिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और अगर बंद पड़ा है ऑन करना चाह रहे हो तो होल्डिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मतलब जैसे ऐसा सोचो कि आप 7 बजे सुबह उठते हो और रात को 12 बजे सोते हो। ठीक है, आप सुबह 7 बजे उठते हो, रात को 12 बजे सोते हो। अब मैं कहूं 7 से 12 के बीच क्या होगा, ऑब्वियसली आप जगे हुए होगे, है ना। जब आप जग रहे हो तो रात के 12 बजे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तब सुबह के 7 बजे देखे जाएंगे। और जब आप सो रहे हो तो सुबह के 7 बजे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तब रात के 12 बजे का टाइम देखोगे। सेम चीज आपको देखनी है कि बेटा जब एससीआर को आप ऑन कर रहे हो, यानी पहले से बंद पड़ा है उसे ऑन कर रहे हैं, तब हम देखेंगे कि करंट लैचिंग के ऊपर कब गया। अब एससीआर चालू है, चल रहा है, अब उसे बंद करना है तो लैचिंग का कोई मतलब नहीं, अब देखोगे होल्डिंग के नीचे कब जाएगा। ठीक है, चल आ जाओ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। पहले टर्न ऑन की बात करेंगे। अब टर्न ऑन के अंदर ना बेटा सबसे पहले आपने गेट करंट लगाया। जब गेट करंट 90% पहुंच जाए, 90% किसके, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है IG, इससे जब ये 90% पहुंच गया तब हम बात करते हैं एनोड करंट के बढ़ने की। इसके बाद 3 टाइम डिफाइन होते हैं। पहला होता है डिले टाइम TD, डिले टाइम TD। अब ये क्या होता है सर, देखो ये होता है टाइम इन विच एनोड करंट increases from 0 to 10% of maximum और steady state value। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, जो ये फाइनली जितना करंट कैरी करेगा उसके 10% करंट तक अगर बढ़ जाए, कितनी देर में बढ़ेगा उसे हम कहेंगे डिले टाइम। उसे हम क्या कहेंगे, डिले टाइम। देखो ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम और स्टेडी स्टेट वैल्यू। जब ये ऑन हो जाएगा तो जितना करंट कैरी करता है ना उसका 10% कब पहुंचेगा, ये हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन है। उस टाइम को कहा जाता है डिले टाइम। अब बात ये होती है, ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन IG
एंड dig/dt। तो अगर Ig या dig/dt बढ़े, इफ Ig और dig/dt increases, then delay time reduces। delay time reduces। ठीक है, यानी आपने हाई गेट करंट लगाया या गेट करंट बहुत तेजी से बढ़ा, इसका स्लोप बहुत ज्यादा था, दोनों ही सिचुएशन में डिले टाइम कम होगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है ये भी साथ साथ बता दे रहा हूं। इस पे क्वेश्चन कभी भी इसकी डेफिनेशन पे नहीं आएगा इसकी डिपेंडेंस पे आएगा कि डिले टाइम किस पे डिपेंड करता है। या ऐसा क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि अगर मैंने गेट करंट बढ़ाया तो कौन सा टाइम कम होगा, डिले टाइम, राइज टाइम या स्प्रेड टाइम, तो आप बोलोगे सर डिले टाइम पे इंपैक्ट आता है, बाकी के दोनों टाइम का गेट करंट से कोई वास्ता नहीं है। आप ये बात बोलेंगे, समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा टाइम है मेरे बच्चे राइज टाइम। राइज टाइम ये है TR। अब राइज टाइम कौन सा टाइम है सर? राइज टाइम बेटा वो टाइम है टाइम इन विच एनोड करंट increases from 10% to 90% of maximum और steady state value। ठीक है, 10% से 90% तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज राइज टाइम। अब सर ये किस बात पे डिपेंड करता है? अच्छा ये कौन सा करंट है बेटा? एनोड करंट है, ध्यान देना। ये राइज वगैरह जो मैं बात कर रहा हूं ये एनोड करंट पे बात कर रहा हूं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ना मेरे बच्चे क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस ऑफ द लोड या फिर टाइम कांस्टेंट। भाई देखो अगर लोड का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो उसमें करंट बढ़ेगा हौले हौले, है ना, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो करंट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, करंट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, एज टाउ एल इंक्रीजेस राइज टाइम इंक्रीजेस। क्योंकि भाई देखो एक सिंपल सी बात समझें, एससीआर का जो करंट है सिर्फ एससीआर से फ्लो नहीं कर रहा। किस काम का एससीआर? एससीआर से कोई लोड कनेक्टेड होगा तभी तो एससीआर काम आ रहा है। तो एससीआर के साथ बैठा जो लोड है वो कितने रेट से करंट को चेंज करना अलाउ करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा राइज टाइम। अगर लोड ने ये बोला भैया मैं नहीं कर सकता जल्दी करंट चेंज, तो एससीआर का करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। इन दैट केस द राइज टाइम विल बी हायर। अब तीसरा टाइम बचा अपना, दैट इज योर स्प्रेड टाइम। दैट इज बेटा स्प्रेड टाइम। अब सर स्प्रेड टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा देखो डिवाइस में करंट हाई होने का मतलब डिवाइस के अंदर ज्यादा चार्जेस का फ्लो करना है, ज्यादा चार्जेस जा रहे हैं। लेकिन ये चार्जेस जो है ना एकदम से पूरी डिवाइस में चारों तरफ फैले नहीं होते, ये डिवाइस के कुछ कुछ हिस्से के अंदर फ्लो करते हैं। तो स्प्रेड टाइम वो टाइम होता है जब डिवाइस में बहने वाले चार्जेस, डिवाइस में बहने वाला करंट पूरी डिवाइस के अंदर चारों तरफ फैल जाए, पूरी डिवाइस के अंदर चारों तरफ फैल जाए। बिल्कुल रितेश, मिनिमम गेट पल्स विड्थ भी टाइम कांस्टेंट के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट लोड का बढ़ेगा तो गेट की पल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो आपको ज्यादा देर तक गेट करंट लगाना है। तो देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द टाइम इन विच एनोड करंट इंक्रीजेस
एनोड करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 90% to 100% of steady state value ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है भाई, क्या हलचल मची हुई है? ड्यूरिंग दिस टाइम चार्जेस flowing through SCR, charges flowing through SCR gradually spread throughout the device, gradually spread throughout the डिवाइस। मतलब डिवाइस का जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो धीरे धीरे उसके अंदर पूरे चार्जेस फैल जाएंगे। शुरुआत में उसके छोटे छोटे एरियाज से पास करेंगे, बट पूरी डिवाइस में स्प्रेड होने में जो टाइम लगेगा दैट इज टीएस। अब ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस। या आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, क्या फंडा है, यह आगे आएगा, जिसमें हम बात करेंगे सेंटर गेटेड एससीआर और साइड गेटेड एससीआर। जैसे मैं यहां पे आपको एक चीज बोल सकता हूं कि सेंटर गेटेड एससीआर में टीएस कम होगा। सेंटर गेटेड एससीआर हैज, ये सर क्या होता है सेंटर गेटेड एससीआर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, हैज लो टीएस एज कंपेयर टू साइड गेटेड एससीआर। चिंता मत करो, इस वीक के अंदर ना आपका ये वाली यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो मॉड्यूल 1 है ना हमारा, मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा इस वीक में। तो यहां पे इसका स्प्रेड टाइम कम होता है, इसके अंदर चार्जेस ज्यादा तेजी से फैलते हैं एज कंपेयर टू योर साइड गेटेड एससीआर। अब वोल्टेज के ग्राफ में जस्ट उल्टा है बेटा। जब करंट 0 से 10 गया तो वोल्टेज 100 से 90, करंट 10 से 90 गया वोल्टेज 90 से 10, करंट 90 से 100 गया वोल्टेज 10 से 0। तो उल्टा चल रहा है, वो 10% बढ़ा ये 10% घटी, वो 80% बढ़ा ये 80% गिरी, फिर वो 10% बढ़ा ये 10% और गिर गई। तो वोल्टेज फॉलोज रिवर्स ट्रेंड, वोल्टेज फॉलोज रिवर्स ट्रेंड ऑफ करंट। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। वोल्टेज फॉलोज रिवर्स ट्रेंड ऑफ करंट। अब बेटा यहां पे क्या होता है, अगला टर्न ऑफ। टर्न ऑफ में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि टर्न ऑफ में बात आती है रिवर्स रिकवरी की। अब देखो बेटा, रिवर्स रिकवरी के अंदर अगर आपको याद हो, रिवर्स रिकवरी टाइम हम कहां तक लेते थे? रिवर्स रिकवरी टाइम हम वहां तक लेते थे जहां तक करंट बिकेम 25% ऑफ द मैक्सिमम रिवर्स करंट। मैंने बताया था ना, अगर मैक्सिमम रिवर्स करंट IRM है तो जहां तक करंट 0.25 IRM बन जाए वहां तक रिवर्स रिकवरी टाइम काउंट करते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम था क्या बेटा? रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम था जिसके अंदर डिवाइस में जो पहले से चार्जेस थे उन चार्जेस को हम बाहर निकाल रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, या ये कह दो वापस से डिप्लीशन लेयर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो इसके अंदर भी बेटा दो टाइम आते हैं, एक आता है रिवर्स रिकवरी, एक आता है गेट रिकवरी। एक एक करके समझते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से रिवर्स रिकवरी टाइम की। रिवर्स रिकवरी टाइम, तो हम क्या कहते हैं कि इस टाइम में देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम रिवर्स करंट flows through the device
and the stored charges are removed from device, ठीक है, स्टोर्ड चार्जेस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। रिवर्स रिकवरी टाइम, यहां पे बेटा रिवर्स रिकवरी टाइम में जब हम बात करते हैं टाइम एट विच करंट क्रॉसेस जीरो, करंट बिकम्स नेगेटिव कह दो या तो, टू द टाइम at which I is reduced to 25% of IRM, ठीक है। ये हुआ। और इसका सिग्निफिकेंस डिवाइस के अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया था भाई, किस तरह से डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे ग्रो करती है, ये तो मैं दिखा ही चुका था। अब बेटा इसके बाद लेकिन यहां पे एक ऐसा टाइम आया जो डायोड में नहीं था, दैट इज गेट रिकवरी टाइम। ये डायोड में नहीं था, इसके बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं इन SCR। ये क्या है? अब देखो यार, डायोड से एक एक्स्ट्रा लेयर होती है SCR के अंदर, विच इज द गेट लेयर, ठीक है, विच इज द गेट लेयर। अब एक सिंपल सी चीज अगर समझो तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है बेटा, एक्स्ट्रा लेयर है, इसके अंदर से भी तो चार्जेस निकालने पड़ेंगे। डायोड के अंदर 3 लेयर थी, एनोड, कैथोड और ड्रिफ्ट। उनके चार्जेस निकालने में जो टाइम लगता दैट वाज रिवर्स रिकवरी टाइम। लेकिन यहां तीसरी के बाद एक चौथी लेयर और आ गई विच इज अ गेट लेयर, तो उसके चार्जेस निकालने में जो टाइम लगेगा दैट इज द गेट रिकवरी टाइम। उसके चार्जेस निकालना क्यों जरूरी है? देखो अगर गेट लेयर के अंदर होल्स, क्योंकि गेट तो पी टाइप है ना, उसके अंदर अगर होल्स रह गए तो अगली बार जब आप डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करोगे तो यही होल्स अपने आप गेट करंट का काम करके इसे ऑन करा देंगे। यानी आपसे डिवाइस गेट करंट मांगेगी ही नहीं, वो क्या समझेगी, जो इसके अंदर पहले से प्रस्तुत होल्स थे वही गेट करंट हैं, और इस कारण से आपका डिवाइस पे से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, आप उसे काबू नहीं कर पाओगे, बेकाबू सांड बन जाएगा। फॉरवर्ड बायस होते ही ऑन हो गया, जस्ट लाइक अ डायोड, इट विल नॉट नीड एनी गेट करंट। तो गेट में पहले जो चार्जेस भर चुके हैं उन्हें बाहर निकालो, ताकि अगली बार ऑन करने के लिए फिर से चार्जेस डालने पड़े। तो हम क्या कहते हैं, द टाइम इन विच we remove stored charges from gate layer, if charges are not removed from gate, removed from gate, then they will act as gate current in next cycle when device is forward biased। जब आप डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करोगे ना तो ये गेट करंट का काम करेंगे when device is forward biased, and we will not be able to control डिवाइस टर्न ऑन। तो इसीलिए बेटा इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां पे जब ये चार्जेस रिमूव करते हैं
तो उस समय पे डिवाइस को रिवर्स बायस रखा जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग TRR एंड TGR, ड्यूरिंग TRR एंड TGR SCR मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। तो बेटा यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ये होता है बच्चे आपका TQ। क्या होता है? TQ। अब डिवाइस टर्न ऑफ टाइम चीज क्या है बेटा? टाइम फॉर विच SCR must remain, time for which SCR must remain reverse biased to remove stored charges in the device। मतलब ये देखो SCR की ना रिक्वायरमेंट है कि इतनी देर तक उसे रिवर्स बायस करके रखना पड़ेगा, तब SCR आपका ऑफ हो पाएगा। जैसे मान लो बच्चों कि मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, मान लो, ऐसा मानना, ठीक है, दे नहीं रहा हूं, कभी कहो सर आपने बोला था असाइनमेंट दोगे। मान लो कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, अब उसमें 20 क्वेश्चन, अब मैंने आपसे पूछा भाई कितना टाइम लगेगा करने में, आपने बोला कि सर एक दिन मुझे लगेगा, मैं 24 आवर्स के अंदर इसे पूरा कर सकता हूं। वो है SCR का रिक्वायरमेंट। SCR क्या कह रहा है कि मुझे कितना टाइम लगता है ऑफ होने में, दैट इज द डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। अब हम क्या कहते हैं, एक और टर्म यहां पे आती है विच इज कॉल्ड एज द सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये मत कहना सर्किट को ऑफ होने में कितना टाइम लगता है, नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि नाम से पकड़ते हैं कि सर्किट को ऑफ होने में जितना टाइम लगे दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। नहीं बेटा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है? द टाइम फॉर विच डिवाइस इज केप्ट, डिवाइस माने SCR, डिवाइस इज केप्ट रिवर्स बायस्ड by external circuit। अब देखो ऐसा ही जो एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, पूछा आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपने बोला सर 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आपने बोला 24 घंटे लगेंगे, ये तो आपने मांगा इतना टाइम, इतनी मोहलत आपने मांगी, लेकिन मैंने दी कितनी? मैंने आपको डेडलाइन क्या दी? दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट कितना टाइम देता है SCR को ऑफ होने के लिए, दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम, और SCR की नीड कितनी है, दैट इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो हम क्या बोलते हैं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज सम सेफ्टी फैक्टर इनटू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। SF क्या है? सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटर देन 1, SF इज यूजुअली 2। अब क्या होता है ना बेटा, अगर TC लेस देन TQ रहा, इट इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन फेलियर। मतलब आपकी जो नीड है उससे कम टाइम अगर मैंने आपको दिया तो आप असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाओगे। वो अलग बात है बेटा, आप लोग झूठ बोलते हो, अगर आपको 10 घंटे लगेंगे तो आप 24 मांगोगे, बट SCR ऐसा थोड़ी है, आपकी तरह थोड़ी है। SCR शरीफ बच्चा है, अगर उसे TQ टाइम लगता है तो TQ ही मांग रहा है, तो आप उससे ज्यादा दो ताकि ये आप मेक श्योर कर पाओ कि ये बंद हो जाए, ये मेक श्योर कर पाओ कि ये डिवाइस आपकी बंद हो जाए। अगर आपने ये मेक श्योर कर लिया तो आप सेफ हो कि भैया डिवाइस बंद हो गई होगी, उसने बोला 10 सेकंड लगते हैं बंद होने में, मैंने तो 20 दिए थे, जब 10 ही लगते हैं तो 20 में तो हो ही जाएगा। अब अगर SCR होता हमारा इंजीनियर
तो 20 सेकंड के वो आखिरी के 1 सेकंड तक वेट करता बिफोर टर्निंग ऑफ कि अरे यार कर लेंगे, जल्दी किस बात की, अपने पास खूब टाइम है। जैसे आप एग्जाम्स में करते हो, एससीआर ऐसा ही करता, लेकिन एससीआर इंजीनियर नहीं है, एससीआर एक डिवाइस है। तो एससीआर ने बोला अगर 10 सेकंड लगेंगे, आपने उससे डबल उसे दिया 20 सेकंड की, चल ठीक है तो 20 ले, लेकिन बंद हो जाना भाई मेरे, आप चार्जेस रिमूव कर देना, ऐसा ना हो जाए कोई चार्ज छूट जाए। तो एससीआर गारंटीड ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसने बोला 10 लगेंगे ना भाई, मैं तो 5 ही दूंगा, फिर काम भी वैसा ही होगा 5 वाला, काम भी वैसा ही होगा बेटा 5 वाला, फिर वो बंद नहीं हो पाएगा। फिर आप अगली बार ऑन करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला, फिर वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ठीक है। कम्यूटेशन सर्किट, हां ये चीज जो है टीसीए डिसाइड होता है कम्यूटेशन सर्किट से। कम्यूटेशन सर्किट पे अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, एससीआर का कम्यूटेशन चॉपर के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो कम्यूटेटेड चॉपर्स होते हैं, एससीआर कम्यूटेटेड चॉपर्स। तो वहां पे चॉपर्स के साथ कम्यूटेशन सर्किट कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मान लो एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया जाता है जो एससीआर के करंट को पहले एनोड करंट से नीचे लेके जाता है, उसके बाद उसे रिवर्स बायस करता है फॉर अ टाइम टीसी। ये भी मैं लिखवा देता हूं कि कम्यूटेशन सर्किट परफॉर्म्स टू फंक्शंस। कौन कौन से 2 फंक्शन? फर्स्ट वन, reduce anode current below holding current, and the second one, reverse bias SCR for a time TC। ठीक है, SCR को TC टाइम तक रिवर्स बायस करेगा। तो ये 2 काम कम्यूटेशन सर्किट के होते हैं और ये दोनों काम उसे परफॉर्म करने जरूरी है। बिल्कुल बेटा, मेरा जोक रीड कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं स्ट्रेट फेस से जोक करता हूं। अब मेरे से पढ़ते पढ़ते यार 1 साल से ऊपर हो गया तुम लोगों को, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए इस बात की। चलो, तो ये हुई आज की बातें। अब देख लेते हैं कितना सीखे हो तुम लोग। लो जी, पहला क्वेश्चन आ गया। द 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बाइसेक्टिंग द SCR वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, द टॉप टू बॉटम टू, बाइसेक्टिंग द मिडल 2 लेयर। बताओ भाई। थैंक यू प्रियांक बेटा, थैंक यू। अरे इलेक्ट्रॉन रिकवर नहीं कर रहे, तुम कोई रिकवरी एजेंट थोड़ी हो भाई आशुतोष कि ला भाई मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर। SCR का जो गेट रीजन है, जो पी लेयर है, उसके पी लेयर में जितने एक्स्ट्रा होल्स बैटरी ने डाले थे वो बाहर निकालने पड़ेंगे, बस। आंसर विल बी डी, बाइसेक्टिंग द मिडल 2 लेयर्स। बीच की 2 लेयर काटी थी ना, बेस और कलेक्टर। चलो अगला, थायरिस्टर्स कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय, थायरिस्टर्स कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय, अभी लिखवाया है बेटा, अब ये गलत ना हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी लिखवाया है SCR कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय, क्या आएगा? अरे सेकंड का बता दो भाई, फर्स्ट का कब तक बताते रहोगे? और क्वेश्चन नंबर लिख के बताया करो। और देखो कोई ऐसे डालता है ना बी 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 बी, तो यूट्यूब उसका कमेंट रोक लेता है। तो काहे एक की पे चढ़ के बैठ जाते हो एकदम कि उस पे मुक्का ही बजाए जा रहे हो? बेटा टूट टाट गई ना तो फिर किसी काम की रह नहीं जाएगी। हाँ, 1 and 2, ठीक है। गेट करंट हैज नो कंट्रोल ड्यूरिंग टर्न ऑफ, गेट करंट टर्न ऑफ में कुछ करता ही नहीं। गेट करंट हैज नो कंट्रोल ड्यूरिंग टर्न ऑफ, ठीक है, उसका काम ऑन में है। ठीक है, चल अगले पे आ जाओ।
अ फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू SCR आफ्टर इट्स SCR को फॉरवर्ड बायस कब कर सकते हो? बताओ भाई, कब कर सकते हो? जल्दी बताना, बहुत इजी है, अभी अभी समझाया है। SCR को फॉरवर्ड बायस कब करना अलाउड है या कब किया जा सकता है? यस, बी, गेट रिकवरी टाइम। इफ SCR is forward bias before TGR, क्या होगा? charges in gate region will act as gate current, और इससे क्या होगा? इससे कोई फॉरवर्ड ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगी। तो नो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, सीधा वो फॉरवर्ड कंडक्शन में कूद पड़ेगा, देयर विल बी नो ब्लॉकिंग स्टेज। चलिए अगला, द 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ अ थायरिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांजिस्टर। ये तो बहुत इजी है, बता दो यार, कौन से 2 ट्रांजिस्टर आते हैं थायरिस्टर के अंदर? अभी देख के आ रहे हो, शुरुआत ही आज वहां से की थी। बताओ भाई, कौन से 2 ट्रांजिस्टर आते हैं? बहुत बढ़िया, NPN एंड PNP। ये सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं है जो मैं आपसे एग्जाम के अंदर पूछूंगा या एग्जामिनर पूछेगा। ये क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट होता है, बाकी ये चेक करते हैं कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से अटेंड किया है। बाकी जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको DPP में कराता हूं। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा एग्जाम में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या आपने सीखा। चलो लास्ट, फ्रॉम द 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी द टोटल एनोड करंट ऑफ SCR इज, क्या होता है? बताओ, ये तो मैंने लिखवाया था। वो तो मुझे पता ही है प्रियांक बेटा, मैंने सही कहा क्योंकि मैंने गेट जब 2 बार टॉप किया है, तो एक्चुअली मैं ये तो तुम्हें बता ही सकता हूं कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। इसमें तुम्हारे सही करने की जरूरत नहीं है, सही फील करने की, तुम्हें इसको अपनाना है, एग्जीक्यूट करना है। आंसर विल बी बी। अगर डेरिवेशन जाके चेक करोगे ना गधो, मैंने लिखवाया था IA इज IC1 प्लस IC2, चेक करना, तभी तो आया था α1 प्लस ICBO, α2 प्लस ICBO, ऐसा। तो आंसर बी आता है, ठीक है? दैट इज योर टोटल एनोड करंट। चल, अब बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको अगर मेरी बच्चे स्पेशल क्लासेस देखनी है तो यहां पे अवेलेबल है bit.ly/Ankit ESE। यहां पे आप जाओगे ना अपकमिंग में, तो मेरी आगे की सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे। कल से मैं एनालॉग में ओपैम्प के PYQ लगवाने वाला हूं, तो मेरे साथ PYQ कर सकते हो इन द अपकमिंग, ठीक है? अब 20 तारीख बेटा याद रखना, 20 तारीख को 11 बजे कॉम्बैट होगा। इसके लिए एनरोल कर लेना अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे कि मैं चेक कर पाऊं कि मेरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, और अच्छा फोड़ोगे तो फिर आप लोग यहां से 100% स्कॉलरशिप भी लेके जा सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद देखो 9 जून से हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अंदर आपका पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव कराया जाएगा, और इस बैच में 14 जुलाई से मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। 14 जुलाई से 28 अगस्त तक रोज 4 घंटे आपका मशीन चलेगा, 160 घंटे का सब्जेक्ट करेंगे, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सब कराया जाएगा। और बेटा अनअकैडमी में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं डिजिटल नोट्स, जहां पे कंप्लीट बुक्स आपकी ऐड हो रही हैं, विच विल बी हेल्पिंग यू आफ्टर द लेक्चर। तो यहां किताबें रहेंगी जो अनअकैडमी डेवलप कर रहा है, बहुत ही ग्राफिकल कंटेंट रहेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा और सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा। बट बेटा ये भी ध्यान रखें कि प्राइस बढ़ने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इससे पहले प्राइस बढ़े इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि नया फीचर ऐड हो रहा है, नया सब्जेक्ट आ रहा है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव प्लस पे ऐड होने वाले हैं। अब देखो अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225,
18 months 34,650, 2 years 39,600। तो 2 years के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 year 45,225, 2 years 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 year। और अंकित ऐसे कोड लगाना मत भूलना, आपको मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, चैट विद मी। और इसके अलावा बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इन ऑर्डर टू स्टे नोटिफाइड अबाउट एनी न्यू इनिशिएटिव। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे बेटा कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, SCR को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।